नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का जनता दरबार आज उन्होंने लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही साथ अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, जहां जनता दरबार लगाया। साथ ही साथ इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और एक एक कर सबकी समस्याओं को सुना और जल्द ही समस्या निस्तारण के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो गोरखपुर दौरे पर यूपी के मुखिया और इस दौरान जनता दरबार कार्यक्रम लगाया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की फरियाद सुनी। तो आपको बता दें, हर बार जो है हर हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस दौरान बड़ी दूर दूर से फरियादी उनके पास पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और एक बार फिर से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां एक एक कर सीएम ने सबकी समस्याओं को सुना और जल्द ही निस्तारण के निर्देश भी दिए। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से जानकारी। अखिलेश ने प्रत्याशियों को लेकर दिए संकेत। मिल्कीपुर से अजित प्रताप प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, तो संभावना है मिल्कीपुर से अजित प्रताप प्रत्याशी बनाए जाएंगे। कुंदरकी से पूर्व एमएलए रिजवान को मौका मिल सकता है। वहीं करहल से बात करें तो तेज प्रताप लड़ सकते हैं। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी। और मिल्कीपुर से अजित प्रताप प्रत्याशी संभव हैं और तो ये जानकारी सामने आ रही है। और अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों को लेकर संकेत दिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। मिल्कीपुर से अजित प्रताप प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। कुंदरकी से पूर्व एमएलए रिजवान को मौका मिल सकता है। वहीं करहल से तेज प्रताप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बार पार्टी परिवार दोनों को साथ लेकर चलते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे सकते हैं और अब संभावना है कि इन तीनों को जगह मिल सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से बात करें तो यूपी में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। ऐसे में कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं और जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन नहीं हो पा रही, वहीं अब अखिलेश यादव की ओर से ये संकेत मिलने की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और प्रत्याशी संभव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में जहां गठबंधन की राह देखी जा रही थी, वहीं अब ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि अब प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए हैं। 3 लोगों के जो है 3 जगहों से जो है 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि वो अभी आधिकारिक तौर पर तो पुष्टि नहीं की गई है। क्या अंदर की क्या खबर है? जो ही उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान भले नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन चल रहा है। और अगर सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने करीब करीब 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की मुहर लगा दी है। हालांकि औपचारिक घोषणा होना बाकी। अगर बात करें करहल सीट की तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है। वहीं कानपुर की सीतामऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का नाम चल रहा है। और अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट की बात करें तो यहाँ पर सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का नाम है। और वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट की बात करें तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम चल रहा है। कुंदरकी में पूर्व विधायक रिजवान
तो मीरापुर सीट पर कादिर राणा का नाम चल रहा है। वहीं इसके अलावा खैर सीट की बात करें तो ओमपाल सिंह के नाम की मुहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव करीब करीब लगा चुके हैं। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाम का ऐलान नहीं किया, ना ही पुष्टि यानी कि ये कह सकते हैं कि जो गठबंधन की बात सामने आ रही थी अब वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि अब ये सभी सीटों पर अकेले ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन मिल्कीपुर सीट की अगर हम बात करें ये काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये साख रही है, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले और या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर ले। लेकिन इस बार जिस तरीके से अजित प्रताप प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अजित इन दिनों विवादों में भी घिरे हुए हैं। देखिए जूही, अगर बात करें सीटों की तो 7 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम की करीब करीब मुहर लगा दी है। गाजीपुर, मझवा और फूलपुर 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी संशय बरकरार है और शायद वजह यह भी कही जा सकती है कि हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते सुधर जाएं और 3 सीट पर जो है कांग्रेस को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि लगातार दोनों के बीच खींचतान चल रही है। कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतारा है। वहीं अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे अहम सीट मिल्कीपुर सीट है, क्योंकि यहाँ पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है और इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेरी सीट और कहीं न कहीं अपनी हार का बदला लेने के लिए बीजेपी पूरी तरह से बेताब है। लेकिन वहीं इन सब के बीच जिस तरह से अजीत प्रसाद विवादों के घेरे में चल रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इससे भी कहीं न कहीं बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में लगी हुई है। और वहीं अगर अंबेडकर नगर की कटेरी सीट की बात करें तो यहाँ पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है और साथ ही साथ यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं ने छाया वर्मा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए विरोध भी किया था, जिस पर जिला अध्यक्ष को एक्शन लेना पड़ा। यहाँ पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं और एक प्रेशर की सियासत शुरू कर रहे हैं। वहीं अब ले चलते हैं अखिलेश यादव की सीट रही करहल, तो यहाँ पर भी परिवारवाद का बड़ा आरोप और बड़ा ठप्पा लग सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं। लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप चूक गए, परिवार और पार्टी के बीच अखिलेश भी फंसे हुए थे और कहीं ना कहीं शायद यही वजह रही कि तेज प्रताप रण में उतरकर भी चुनाव नहीं जीत पाए और कहीं ना कहीं कहें कि लड़ नहीं पाए। और अब जब उपचुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है, क्या संभावना है, क्या इस बार समन्वय कायम रह पाएगा पार्टी प्रत्याशी और पार्टी और परिवार के बीच? देखिए, जिस तरह से तेज प्रताप को लोकसभा चुनाव में दरकिनार किया गया, इससे कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार में जो है अंतरकलह की स्थिति साफ नजर आई और जिस तरह से जो है आपसी तालमेल बिगड़ रहा था, उसी खाई को पाटने के लिए इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को चुनाव में उतारने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा पर बड़ा आरोप भी लगना शुरू हो गया, चाहे अंबेडकर नगर की सीट की बात करें या फिर करहाल सीट की बात करें। और वहीं अगर सीसामऊ सीट की बात करें तो यह इरफान सोलंकी यहाँ पर विधायक थे, लेकिन वह कानूनी दांव पेच अड़चनों के चलते वह सीट खाली हुई है और यही वजह है कि नसीम सोलंकी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का पूरी तरह से मन बना लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस 37 सीट जीतने के बाद कहीं न कहीं बड़ा जोश देखने को मिला और यही जोश में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपने होश भी गंवाती दिख रही है, क्योंकि आसिफ अगर हम एक बार एक नजर अगर देखें तो हम
सपा और कांग्रेस के बीच की जो रार है सीट शेयरिंग को लेकर, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया 3 सीटों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी चुप है, प्रत्याशियों के नाम अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन एक तरफ आपने ये भी बताया कि जो कांग्रेस है वो सभी 10 सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुकी है। तो क्या अब 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मान सकती है अगर सपा ऑफर करती है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड समाजवादी पार्टी से की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसकी मांग को इसलिए ठुकरा दिया था कि एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, क्योंकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग का फलसफा समझाया था, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को इस तरह से ठेंगा दिखाने का काम किया और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हमले बोल रहे हैं और यह भी कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं है। लेकिन अगर बात उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बड़ा सबक मिला है, अब समाजवादी पार्टी फूक फूक कर भी कदम रख रही है। हालांकि अभी इंतजार है समाजवादी पार्टी को कि रिश्ते सुधार हो सकते हैं, लेकिन जो 3 सीटें बची है गाजियाबाद, मझुआ और साथ ही साथ फूलपुर सीट, यह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के मन में है कि अगर कांग्रेस से बात बनती है 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी तक अगर हम 10 सीटों की बात करें तो सभी सीटों पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि 7 सीटों पर नाम समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है। हालांकि अब 3 सीटों की बात करें, कांग्रेस के हत्या जा सकती है या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मामले में आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में जस्टिस मयंक जैन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाद बिंदु तय हो सकते हैं। उधर मुगल शासक औरंगजेब मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने के मामले में भी सुनवाई की जाएगी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले जो लगभग 18 मुकदमे हैं, उन पर सुनवाई होगी। पिछली बार माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और पूजा उपासना अधिनियम 1991 को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को मेंटेनेबल मान लिया था। माननीय न्यायालय ने कहा था कि ये सभी मुकदमे पोषणीय हैं और यहाँ पर उपासना, पूजा अधिनियम 1991 में, लिमिटेशन एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट प्रभावी नहीं होता। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राहत नहीं मिली, तो माननीय न्यायालय में आज सुनवाई होगी। सभी केस गवाही पर आ गए। हमारी माननीय न्यायालय से यही प्रार्थना रहेगी कि गवाहों की लिस्ट को स्वीकार किया जाए, जिससे हमारे हिंदुस्तान के विद्वान संत अपनी गवाही न्यायालय में दे सकें, क्योंकि सभी विद्वान संतों को पता है कि प्राचीन इतिहास में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को किस प्रकार मुगल शासकों ने तोड़ा, कौन कौन से मंदिर को तोड़ा, मंदिर को तोड़ करके वहां पर कौन सा ढांचा बनाया, तो ये सभी संत और ब्रजवासी न्यायालय को बताना चाहते हैं। माननीय न्यायालय में सभी विद्वान संतों की गवाही हो जाएगी। प्राचीन साक्ष्य हम पहले ही जमा कर चुके हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज फिर सुनवाई होने जा रही है और हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई हो सकती है। तो मथुरा से ये जानकारी आपको बताते चले, काफी लंबे समय से जो है ये विवाद चलता आ रहा है और ऐसे में आज एक बार फिर से मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में। मुगल शासक औरंगजेब मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने के मामले में भी इस दौरान सुनवाई की संभावना बताई जा रही है और
दोपहर 2 बजे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामला और आज हाईकोर्ट में मामले की एक बार फिर से सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, आज एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में सुनवाई होनी है। किन किन बिंदुओं पर आज प्रमुखता से बहस की जा सकती है, साथ ही साथ जो याचिकाएं हैं, कौन कौन सी वो याचिकाएं हैं जिन पर आज चर्चा और बहस होने की संभावना है? फारूक, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो मथुरा से ये जानकारी सामने आ रही है और जस्टिस मयंक जैन के कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाद बिंदु भी तय किए जा सकते हैं। तो लंबे अरसे से विवादित मामला और आज इसको लेकर एक बार फिर से सुनवाई। तो हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी और एक बार फिर से फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में सुनवाई होनी है। कौन कौन से वो याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होंगी, साथ ही साथ कौन कौन से वो बिंदु होंगे जिन पर बहस किए जा सकते हैं? लगता है फिर से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले, हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी और काफी लंबे अरसे से इस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद होता आ रहा है और इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर से मामले की सुनवाई। और एक बार फिर से फारूक हमारे साथ जुड़ चुके। फारूक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में सुनवाई होनी है। कौन कौन सी याचिकाएं होगी जिन पर आज सुनवाई हो सकती है? जी जूही, बिल्कुल जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह का मामला है ये, और इसमें जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो 18 वाद चल रहे हैं, तो उन वादों पर आज सुनवाई है। और 18 वाद जो है उसमें कौन कौन से वाद आज आते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, क्योंकि पोषणता के आधार पर जो मुकदमे चल रहे थे 7 रूल 11 पे प्लेसेस ऑफ बर्सेप एक्ट 1991 के आधार पर जो मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर कर रखी थी कि ये मुकदमे अभी सुनने योग्य नहीं है, उस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मुकदमे सुनवाई योग्य माने, जिस पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला कि पहले आप जो है ये सिंगल बेंच का फैसला है, आप डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप जाइए, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। तो मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब गया है कि 7 रूल 11 की जो पोषणता है उसको लेकर गया है। लेकिन अब जो है लगातार जो है जस्टिस मयंक कुमार जैन की अदालत में सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई में जो 18 मुकदमे हैं जो सुनवाई योग्य माने हैं वो हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से जो है। तो फारूक, क्या 18 की 18 याचिकाओं पे होगी सुनवाई आज? जी जूही, बिल्कुल 18 मुकदमे हैं, उसमें कितने मुकदमों पे आज 2 बजे सुनवाई होती है ये अभी जो है 2 बजे पता चल पाएगा, क्योंकि आज 2 बजे ही सुनवाई है। और जो 18 मुकदमे हैं या तो सारे सुने जाएंगे या उसमें से कुछ मुकदमे सुने जाएंगे, ये अभी 2 बजे पता चलेगा। और हिंदू पक्ष ने जो है आज अपनी सूची भी गवाहों की पेश करेंगे न्यायालय में, और जो न्यायालय में जब गवाहों की सूची पेश होगी तो उस पर जो है 2 बजे उस पर भी सुनवाई होगी कि कौन कौन लोग सबसे पहले इस पर गवाही देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही। धान खरीद को मिली मंजूरी, कैबिनेट बाय सर्कुलर से मंजूरी मिल गई है। 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य धान 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपए होगा। 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान भी किया जाएगा। तो लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है और धान खरीद को मंजूरी मिल गई है। 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान किया जाएगा, ये सरकार की ओर से तय किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो 117 रुपए और वहीं सामान्य धान 2,300 यानी कि 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। और बताते चलिए 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो कैबिनेट बाय सर्कुलर से मंजूरी मिल गई है धान खरीद को। लखनऊ से ये जानकारी। और बढ़ते हैं आगे, सिद्धार्थनगर में बीते 36 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते एक बार फिर सभी नदी नालियां उफान पर है। जिले के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश से काफी नुकसान भी हो गया है। नेपाल में आपातकाल की तर्ज पर 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। तो नेपाल से आ रहा बरसाती पानी भारत के कई राज्यों में कहर बरपा रहा है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। यूपी में जहां सैकड़ों गांव और हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, वहीं हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो मानसून के शुरुआत में ही आसमान से आफत की बारिश हुई थी और जिसके चलते लगभग 1 महीने तक जिला भयंकर बाढ़ की चपेट में रहा। और अब एक बार फिर खेतों में लगी फसल अंतिम जल प्रलय के कारण पूरी तरह बर्बाद हो रही है। नदियां इस कदर बढ़ रही हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पानी में घुस के लोग आ रहे हैं। अभी तक यहाँ नाव की व्यवस्था तक नहीं की गई है, लेकिन अब देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी में घुस के जा रहे हैं बाजार करने, अपने खाने पीने का सामान लाने के लिए। ऐसे में आइए इन्हीं से बात करते हैं क्या दिक्कत हो रही है। क्या नाम है चाची आपका? आपके घरों में पानी घुस गया, क्या प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई? ना पानी वानी द्वारा तो ऐसे में आपके जानवर बच्चे कैसे आप खाने पीने का आवल जाता और कैसे आवल जाता बच्चा और लोग भी हैं, उनसे बात करने क्या दिक्कत हो रही है, खाने पीने की क्या दिक्कत हो रही है? का दिक्कत है? अब इतना पानी भर के परेशानी है ये घर दुआरी पर पानी दुआरी पर पानी भरल बा। आप बताएं नाव की व्यवस्था की गई? पानी हर गल छगड़ी बकरी भूखल मरत हिन, घास भूसा हइए नहीं बा, पानी हिन घर में चिल्लात हिन, कहाँ जावा जा? अब ये बाजार जावल जाता हमरा इतना इतना पानी भर के कपड़ा बिटोर और भी लोग हैं, आइए इसी बात करते हैं। किसान आप बताएं आप क्या व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा? हमारे सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी जेपीसी की मीटिंग में बॉम्बे के बाद अहमदाबाद के बाद हैदराबाद और आज वो चेन्नई में है, लेकिन वो हर दिन इस बात की चिंता कर रहे हैं। जब से बारिश लगातार यहाँ पे हुई है, परसों से शुरू हुई है और कल तक लगातार बारिश होती रही, तो हमेशा वो चिंता करते रहे और हम लोगों को यहाँ पे भेजा है। और ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि हजारों एकड़ ज़मीन वो पानी में डूबी हुई है और ये हमारी बहनें जो है इनको चलने के लिए किस तरह से मुश्किलों से ये आ रही हैं। निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा अभी तक यहाँ तक कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुँची है। उस संबंध में मैं सांसद जी से भी बात करूँगा और सांसद जी के माध्यम से मैं चूँकि उनका प्रतिनिधि हूँ, तो मैं प्रशासन से भी अभी जा कर के बात करूँगा कि शीघ्र यहाँ पे हर तरह के खान पान की और जानवरों के बारे में जो भी बताया है कि बकरियां भूखी मर रही हैं, उनके बारे में भी जो है प्रशासन को अवगत कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जिलाधिकारी बहुत ही सक्रिय हैं। मैंने खुद आज सुबह उनसे बात हुई थी, तो 3 बजे रात में वो सोहरतगढ़ साइड से आए थे और वहाँ पे बंदा कट गया था, वो स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे। जिलाधिकारी से मेरी बात हुई, तो मैं अभी फिर से जाकर के जिलाधिकारी को इस क्षेत्र के बारे में भी अवगत कराऊंगा और निश्चित रूप से जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये थे सांसद प्रतिनिधि जो बता रहे हैं कि सारी व्यवस्था की जाएगी, जो भी जानवर भूखे मर रहे हैं व्यवस्था की जाएगी प्रशासन से बात करके। लेकिन जो महिलाएं पानी में घुस के आ रही हैं, अभी तक न्याय की व्यवस्था नहीं की गई, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि न्याय की व्यवस्था की जाएगी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।